हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छे मार्क्स मिले आपको और आपका करियर बहुत अच्छा चले, क्योंकि पिछले वर्ष में आपके बड़े कटु अनुभव रहे होंगे। खैर, हमारे जो वीडियो लेक्चर थे बीच में ब्रेक आ गया क्योंकि मैं छुट्टियों पे चला गया था। अब मैं नए साल के दिन मैंने कहा आज तो वीडियो बच्चों को दिखाया जाए। तो नाउ यू आर एग्री एंड रेडी? ओके। हम लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, देखे बताओ जल्दी से। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी थी, मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या है, वो कैसे एप्लीकेशन पार्ट भी डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं, नया पार्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, अनुनाद प्रभाव, जिसको कई बार बच्चे आर इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें एक होता है प्लस आर माइनस आर भी होता है। ये कई बार इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मीजोमेरिक इफेक्ट भी इसको हम बोल देते हैं, और इसको कई बार एम इफेक्ट भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो आर प्रभाव बोलो या एम प्रभाव बोलो, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरे तो सीधा सा क्वेश्चन है, अनुनाद किसे कहते हैं, व्हाट इज रेजोनेंस। चलो बताओ, पढ़ा होगा ना, डिफाइन पढ़ी थी हमारे यहाँ एग्जाम में, एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आएगा, अनुनाद किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी अणु के सभी गुणों की व्याख्या, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन बाय सिंगल स्ट्रक्चर। अणु के सभी गुणों की व्याख्या एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से नहीं समझाई जा सकती है, तो उसके लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं लिखी जाती है। वी राइट द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं कहलाते हैं, जिसको कई बार कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। और ये जो लिखने का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इसको हम अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद की परिभाषा बहुत सिंपल सी हो गई। क्या कहते हैं कि जब एक ही अणु के सभी गुणों की व्याख्या एक ही संरचना द्वारा नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा हूं, अभी बात आऊंगा क्यों। उस संरचनाओं को, उन संरचनाओं को, उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचना, और यह जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हम अनुनाद कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। लेकिन कुछ कई बार आता है कि अनुनाद की शर्तें क्या हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक का पार्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक में छोटा सा क्वेश्चन आता है, इसकी शर्त लिखो। तो चार, तीन चार छोटी सी शर्त है, जैसे बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन। बताओ ये क्या है? आप बहुत अच्छे जानते हो, बेंजीन, और बेंजीन में क्या हो रहा है? अनुनाद हो रहा है। ठीक है, तो मेरा पहली कंडीशन यही है कि जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, तो उसमें एटम जो होते हैं, परमाणु की स्थिति वही रहती है। ये कार्बन उठ के यहाँ थोड़ी आया, बात समझ में आई ना। तो एटम की स्थिति में पहली कंडीशन क्या है कि रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो एटम हैं, जो परमाणु हैं, उनकी स्थिति बदलती नहीं है, उनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। तो फिर क्या बदलता है? तो दूसरा आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस बदल जाती है, चाहे वो लॉन पेयर हो, चाहे वो अनपेयर्ड हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? अनुनादी संरचनाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदलती है। तीसरा, जब आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदलते हो, तो जितने अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक संरचना में है, उतने के उतने पेयर्ड और अनपेयर्ड दूसरी में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है, यानी कि जितनी भी अनुनादी संरचनाएं आप बनाते हो, उन सब में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी में 5 और किसी में 4 ही है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ जो आ रही है, ये सब बुक में लिखा हुआ, पॉइंट वाइज लिखा हुआ, आप थोड़ा बुक को पढ़ना, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। तो फोर्थ जो आ रहा है कि कई बार अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें चार्ज आता है प्लस माइनस। तो जो सेम चार्ज है वो दूर दूर, क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा, और जो अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस, वो पास पास होने चाहिए, तो वो स्टेबल होती है। तो इसका मतलब मेरे पास प्लस माइनस वाली जो संरचनाएं बन रही है, वो क्या कहलाएगी? आयोनिक संरचनाएं। और जो बिना प्लस माइनस के बन रही है, वो क्या कहलाएगी? कोवेलेंट संरचनाएं। ठीक है। तो जो कोवेलेंट संरचनाएं हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्टेबल होती है आयोनिक संरचनाओं की। ठीक है। नेक्स्ट आती है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, जिसका योगदान सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा गुणों की व्याख्या करता है, उसको हम बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर, है ना। और जो आपका जो उसको हम बोलते हैं मोस्ट फेवरेबल, यानी सबसे ज्यादा अनुनादी संरचना। और जो रियल स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिकल से जो निकाला वो, उन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, यानी कि वास्तविक संरचना और अनुनादी संरचना की ऊर्जाओं का अंतर क्या कहलाता है? बताओ। अनुनाद ऊर्जा।
रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया अनुनाद किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखो। तो आपने अनुनाद की परिभाषा लिख दी, अनुनाद का एक तो एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, वो लिख दिए, और इसी कुछ कंडीशन शॉर्टकट में लिख दी, तो अपना एक सवाल अच्छा सा तैयार हो गया। पर अब मेरा प्रश्न वही आता है, जैसे अपन ने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हमने बता दिया। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद अब बात आती है कि अनुनाद का यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट, वो ही अपना मेन कंसेप्ट चल रहा है। तो वही दो तरह का होता है, मैंने आपको कहा था, जैसे प्लस आई माइनस आई है। तो एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दो तरह का होता है, एक प्लस आर भी बोलते हैं या प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। आपने फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बहुत अच्छे से पढ़ी थी 12th क्लास में, घोटे भी मारते कई बार बच्चे, रट लेते। चलो लिख के बता देंगे फिनॉल की अनुनादी संरचना। हाँ, हम जब मैं कहता हूँ ना कॉपी पेन लेके बैठो, लिखना शुरू करो। हाँ, वीडियो पॉज कर दिया करो। लिख दिया? चलो देखते हैं। तो फिनोल की अनुनादी संरचना में देखो, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, यहाँ इस तरह से आपने इतनी गलतियां करी, मेरे को दिख रही है, यहीं से दिख रही है कि आप कितने गलत लिख रहे हो। कोई प्लस नहीं लगा रहा है, कोई तीर टेढ़ा बांका चला रहा है, कोई घर का राज थोड़ा ही है जो हर किसी। हमेशा ध्यान रखो, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स जब आ जाएंगे, अब आप सोचोगे साहब ये तो सब हमको आते हैं, ये क्यों बता, अरे भाई आता है तो बता दे, अब आगे क्या बोलूं, बोल। नहीं आता है, यही तो बात है ना, इसलिए सुनो। ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बन रही है ना। तो अब इसके डिफाइन आ गई मेरे पास, मैंने आपको पूछा ना प्लस एम इफेक्ट की क्या परिभाषा है, प्लस आर की क्या परिभाषा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर समूह से दूर होता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट में, प्रेरणिक प्रभाव में क्या बोला था, विस्थापन। देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेरणिक प्रभाव में हम बोलते हैं खिसकना, डिस्प्लेस होना, विस्थापन होना। तो वहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, आंशिक आता है। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ स्थानांतरण यानी ट्रांसफर शब्द का यूज करना है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समूह से दूर होता है, अवे फ्रॉम द ग्रुप, तो हम उसको बोलते हैं प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें आप फिनॉल का बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे करके इसको क्लियर समझा सकते हैं। और भी बहुत सारे ग्रुप है, जैसे आप इसकी जगह NH2 ग्रुप भी लगा दो, Mn ग्रुप लगा दो, तो भी ये काम चलेगा। आप Cl ग्रुप लगा दो तो भी वो का वही चलेगा। उसमें क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होती है, अभी इन सबका यूज होगा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन। तो आप पहले बताओगे ना प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। ऐसे ही मैं अगर कहूँ माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, तो यहां हमने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर समूह से दूर होता है, अवे फ्रॉम द ग्रुप, तो अब यहां लिखोगे माइनस आर या माइनस एम, का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर समूह की ओर होता है। आपने नाइट्रोबेंजीन द बेस्ट एग्जांपल, बहुत अच्छा है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में देखो डबल सिंगल डबल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस नाइट्रो की ओर जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर समूह की ओर होता है, समूह की ओर, टुवर्ड्स द ग्रुप, तो हम उसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, माइनस। क्यों कि इससे देखो इसके ग्रुप पे ही माइनस, यानी ग्रुप पे प्लस आ जावे तो प्लस, ग्रुप पे माइनस आ जावे, ग्रुप पे माइनस आ गया तो माइनस। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर वापिस एटम, देखो वहां दो तीर चलते हैं, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन इस केस में केवल एक ही तीर चलेगा, बॉन्ड टू बॉन्ड ही चलना है। ये बॉन्ड टू बॉन्ड जाना है, बच्चे क्या करते हैं, यूं बॉन्ड टू बॉन्ड, हाँ क्या फर्क पड़ रहा है, ये गया, अरे वो प्लस के पास चला गया, वहां नहीं आना है। वहां कौन बैठा है, एटम, ये कौन है, बॉन्ड। तो मैं जो बोल रहा हूँ शब्द पे गौर करना है, बॉन्ड टू बॉन्ड, तो बॉन्ड टू बॉन्ड ही चलना चाहिए वहां पे। ये देखो बॉन्ड टू बॉन्ड जाएगा, तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है 12th क्लास के अंदर, यही तो प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन आपने नहीं करी ये, तो अब हम क्या करें। आपने नहीं करी जिसका, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई करी ही नहीं, करते तो शायद यहाँ नहीं होते। और सही कह रहा हूँ ना, कहीं और होते। अब जहाँ पे भी हैं अच्छे हैं, खुश है, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, और अच्छे अच्छे नंबर ला करके अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त कर लो। हाँ बड़ा मजा आया नहीं। तो इसके, ये देखो यहाँ पे कुल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्रुप की ओर हो रहा है। तो इस तरह से एम इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये हमने समझा दिया। अब बात आता है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में देखो, इसमें दो तीन एप्लीकेशन सबसे बढ़िया है। तो एक तो है एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, वही चीज जो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में ली थी। एसिड स्ट्रेंथ क्या है उसको देखना है ना। तो
एसिड स्ट्रेंथ को अगर एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ अम्लीय सामर्थ्य जिसको अपन बोलते हैं अम्लीय सामर्थ्य, तो इसमें आपको फिनोल का एग्जांपल बहुत बढ़िया है। एक तो वहां हमने एल्कोहल का लिया था कि एल्कोहल एसिड नहीं होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगा प्लस आर प्रभाव है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके प्लस एम प्रभाव के कारण, देखो ये देखो फिनोल का प्लस एम प्रभाव आ गया, तो प्लस एम प्रभाव से इसके ऊपर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने से ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसको रिमूव कर देगा, प्रोटॉन निकाल देगा। तो इसका यूज हुआ ना कि OH ग्रुप के प्लस एम प्रभाव से ऑक्सीजन पर प्लस आ जाता है, जिससे प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से होता है, इसलिए फिनोल एसिड है। और दूसरा 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 मैंने आपको कहा था कि जब ये प्रोटॉन निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, चलो बताओ, आपने इसको भी बहुत घोटा है, पता है मेरे को। जब प्रोटॉन निकलेगा, इस इफेक्ट के कारण जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो उसको क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड आयन। क्या माना, फिनॉक्साइड आयन बनता है। वो फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये स्थायी होता है, फिनॉक्साइड आयन स्थायी होता है। क्यों कि वापिस वहां पे क्या होगा, तो वो जैसे अभी फिनॉल में बनाई थी ना, वैसे इसकी फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं बना के दिखा सकते हो। तो दो कारण हो गए, तो पहला तो प्लस एम प्रभाव से प्रोटॉन निकल गया, दूसरा निकलने से फिनॉक्साइड आयन बना, तो फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए फिनॉल एसिड है। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ा था ना, वही चीज आ गई। अब बात आ रही है बेसिक स्ट्रेंथ की। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अपन वहां पे क्या लेते थे, एमीन लेते थे, बिल्कुल। वहां पे एल्कोहल लिया तो यहाँ फिनॉल ले लिया। वहां क्या लिया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। अब यहाँ पे भी एमीन लेंगे, लेकिन एरोमेटिक वाली लेनी है। अब मैं अगर बात करूं दूसरी एप्लीकेशन में, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो, क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य की बात करो तो आप एनिलीन ले लो, और फिर वही क्वेश्चन आ गया कि जो एनिलीन है वो दुर्बल क्षार होते हैं, एनिलीन्स आर वीक बेस। वाई, तो रीजन है क्यों कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, देखो, क्योंकि क्षार कौन होते हैं जो लॉन पेयर देते हैं, बेस आर दोज विच गिव द लॉन पेयर। लेकिन लॉन पेयर तो रेजोनेंस के कारण क्या हो गया, देखो, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, अंदर चला गया। कहाँ चला गया, हाँ अंदर चला गया, तो प्लस आ गया ना। तो प्रोटोनेशन कहां से होगा, तो कहने का मतलब कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। तो NH2 समूह के प्लस एम प्रभाव से जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो प्रोटॉन के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए एनिलीन दुर्बल क्षार है। तो ये दोनों चीज, एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को समझा दिया। इसके बाद तीसरी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, हर साल आता है, और वो है डायरेक्टिव इफेक्ट निकालना। डायरेक्टिव इफेक्ट निकालना, दिष्टकारी प्रभाव, ये 11th क्लास में पढ़ा था। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं समझा दूं, फिर अपन देखेंगे। अगर आज हम टाइम रहा तो आज ही ले लेंगे, नहीं तो कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कर रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको दिष्टकारी प्रभाव का मतलब क्या, पहले तो वो बताएं कि बेंजीन है, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब कोई इसके ऊपर ग्रुप आना चाहता है XYZ, कोई भी XYZ अगर आना चाहता है तो वो इसके कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा, या मेटा पे जाएगा, या पैरा पे जाएगा। तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो दो ही तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑर्थो पैरा इफेक्ट और एक होता है मेटा इफेक्ट। ठीक है, आने वाला तो आपको पता है ना, OH ऑर्थो पैरा दिष्टकारी है, पढ़ा था। या नाइट्रो जो होता है मेटा दिष्टकारी है। तो दिष्टकारी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव इफेक्ट। जैसे पिक्चरों में हीरो हीरोइन को डायरेक्शन देता है डायरेक्टर, तो वैसे ही। तो देखो इसकी परिभाषा बनाना, आप परिभाषा को रटा मत करो, समझा करो, बनाना सीखा करो। मैं अगर बोलूं बेंजीन में कोई ग्रुप उपस्थित है, तो आने वाले ग्रुप के स्थान का निर्धारण करना ही दिष्टकारी प्रभाव कहलाता है। द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट एट बेंजीन, then the position of coming group is decided by already present group. This is known as directive effect. Clear? डायरेक्टिव इफेक्ट को जब आप समझा दोगे तो दो तरह का हो जाएगा, एक ऑर्थोपेरा और दूसरा मेटा। अब
कोई ग्रुप ऑर्थोपेरा होता है, कोई मेटा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 12th में आपने कहा था, मैं अगर आपसे पूछूं OH जो है हाइड्रोक्सिल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है, क्यों समझाना है बात को, तो इसके बहुत मेथड है, तो यहाँ पर हम इसको समझाएंगे। तो आज थोड़ा टाइम की कमी है, पड़ रही है। कल मैं इस बात में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।